अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस का मुख्तलिफ मकामात पर ऑपरेशन, 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। बारूदी सुरंग के धमाके में पाक फौज का जवान भी शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान के इलाका केलाची में खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान के इलाके कोट आजम में भी कामयाब ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द मारा गया है। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 23 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। साइफर केस की समाअत खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी भी कमरा अदालत में मौजूद थे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के अहल खाना भी अडयाला जेल आए थे। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने कहा है, चेयरमैन PTI ने पीरी मुरीदी की आड़ में मेरा घर बर्बाद कर दिया। खावर मानिका ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि बुशरा बीबी की बहन ने चेयरमैन PTI को मुतारफ करवाया। अपनी दीदी के चेयरमैन PTI से मुलाकातों पर एतराज था। चेयरमैन PTI का हमारे घर आना जाना बढ़ता ही गया। चेयरमैन PTI के आने जाने से हमारे घर वाले भी डिस्टर्ब थे। खावर मानिका ने कहा कि मेरी वालिदा ने चेयरमैन PTI के घर आने पर एतराज किया था। मेरी इजाजत के बगैर आकर चेयरमैन PTI घंटों घंटों बैठे रहते थे। गजा से यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त, इसराइली मग़वियों और फ़लस्तीनी कैदियों का तबादला मरहलावार किया जाएगा। फ़लस्तीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन में 10 इसराइली मग़वी और 30 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाए, जबकि 300 ट्रक खुराक, तिबी आलात और ईंधन गजा लाया जाएगा। इसराइली मीडिया का यह कहना है कि यरगमाली की रिहाई के लिए रेड क्रॉस के सदर ने कतर में हमास और इस्लामी जहाद के रहनुमाओं से मुलाकात की है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं कि मग़वियों की वापसी मेरी और जंगी काबीना की जिम्मेदारी है। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया ने जंगबंदी मुआहदे के करीब पहुंचने का इंदिया दे दिया। एक बयान में इस्माइल हनिया ने कहा कि हम जंगबंदी के एक मुआहदे तक पहुंचने के करीब हैं। हमास ने अपना मौक़िफ़ कतर के भाइयों और सालिसों को पहुंचा दिया है। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक जंगबंदी के इब्तदाई 5 रोज़ा आर्जी मुआहदे में ज़मीनी सीज़ फायर और जनूबी गजा में इसराइल के फ़िज़ाई हमलों को भी कम महदूद किया जाएगा। महंगाई के मारे अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी मुकम्मल। बिजली सार्फिन पर 40 अरब रुपए का एक और इजाफी बोझ डालने की तैयारी कर ली गई। बिजली 3 रुपए 53 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। ज़रा का कहना है कि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली महंगी करने के लिए नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। जरा के मुताबिक CCPA की जानिब से इजाफा अक्टूबर 2023 की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। जरा का कहना है कि CPPA के दरख्वास्त पर नेपरा 29 नवंबर को समाप्त करेगा। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी डॉलर सस्ता हो गया। रुपए की कदर में मजीद बेहतरी आ गई। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान भी बरकरार है। आज कारोबार के आगाज पर इंटरबैंक में डॉलर 57 पैसे सस्ता हो गया, जिसके बाद डॉलर की कीमत 285 रुपए 50 पैसे हो गई है। और रोज़ा रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम शेख अब्दुल्ला अली अदरीस इंतकाल कर गए हैं। सऊदी अरब के मीडिया के मुताबिक शेख अब्दा अली अदरीस हजरा मुबारक की देखभाल पर मामूर थे। शेख अब्दा अली अदरीस मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खोलने, बंद करने, रोशन और मुअत्तर करने की भी जिम्मेदारियां सर अंजाम देते थे। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम
शेख अब्दा अली की नमाज जनाजा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मगरिब की नमाज के बाद अदा की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूँ अलीना मुजफ्फर और मैं हूँ हसनैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रही। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तलिफ मकामात पर ऑपरेशन करके 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है, जबकि बारूदी सुरंग के धमाके में पाक फौज का जवान शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। ISPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान के इलाके कोट आजम में भी कामयाब ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गया। ISPR का कहना है कि हलाक दहशतगर्दों से असलाह और बारूद बरामद कर लिया गया है। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों पर हमले में मुलव्विस भी थे। इलाके में दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। दूसरी जानिब शमाली वजीरिस्तान के इलाके घरियोम में बारूदी सुरंग के धमाके में 26 साल सिपाही शाहजेब भी शहीद हो गया है। ISPR का कहना था कि इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हमारे जवानों की ये कुर्बानियां हमारे अज़म को मजीद मजबूत करती हैं। अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अपीलों की समाअत आज हो रही है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच अपीलों की समाअत करेगा। मुस्लिम लीग नून के कायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज पेश होंगे। नवाज शरीफ मरी में अपनी रहायशगाह पर मौजूद हैं। नवाज शरीफ की एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर पेशी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कायद और ज़वाबित से मुतालिक सर्कुलर भी जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि IG इस्लामाबाद मुनासिब सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाए। सरकार के मुताबिक कमरा अदालत नंबर 1 में दाखिला रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जारी सिक्योरिटी पासिस से मशरूत होगा। दरखास्त गुजार की कानूनी टीम के 15 वकला और अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल के 5-5 सरकारी वकला को कमरा अदालत में दाखिले की इजाजत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के 30 सहाफी भी कमरा अदालत में दाखिल हो सकेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुलाजिमीन एंट्री पासिस से मुस्तस्ना होंगे। अदालत ने नवाज शरीफ की बैरून मुल्क से पाकिस्तान वापसी पर अपीलें बहाल की थी। साबिक वज़ीर आज़म ने एहतसाब अदालत के फैसलों को 2018 से चैलेंज कर रखा है। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 23 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। साइफर केस की समाअत खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी भी कमरा अदालत में मौजूद थे। केस की समाअत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना भी अडयाला जेल आए थे। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी, बहनें अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन खान अडयाला जेल पहुंची थी। साइफर केस की गुज़श्ता समाअत भी बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई थी। गुज़श्ता समाअत पर FIA की जानिब से गवाहान को भी पेश नहीं किया गया था। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मनीका ने कहा है कि चेयरमैन PTI घर बर्बाद कर दिया। खावर मनीका ने एक इंटरव्यू में कहा कि बुशरा बीबी की बहन ने चेयरमैन PTI को मुतारिफ कराया। अपनी बीवी की चेयरमैन PTI से मुलाकातों पर एतराज था। चेयरमैन PTI का हमारे घर आना जाना बढ़ता गया। चेयरमैन PTI के आने जाने से हमारे घर वाले डिस्टर्ब होते थे। खावर मनीका ने कहा है कि मेरी वालिदा ने चेयरमैन PTI के घर आने पर एतराज किया था। मेरी इजाजत के बगैर आकर चेयरमैन PTI घंटों बैठे रहते थे। एक मर्तबा नौकर से कहा कि चेयरमैन PTI को अपने घर से निकलवा दिया था। बुशरा बीवी चेयरमैन PTI से मिलने बनी गाला भिजाने लगी थी। उन्होंने कहा कि एक दिन फरज शहजादी का मैसेज आया कि बुशरा बीबी को तलाक दे दें। बुशरा बीबी को फरज शहजादी के हाथ तलाक भिजवाई थी। फरज शहजादी ने 1 माह बाद फोन करके तलाक की तारीख तब्दील करने को कहा। मैंने बुशरा बीबी को तलाक 14 नवंबर 2017 को दी थी। खावर मानिका ने मजीद कहा कि बुशरा बीबी का चेयरमैन PTI से निकाह 1 जनवरी 2018 को हुआ। क्या कभी पीर और मुरीद का निकाह हो सकता है?
मुफ्ती सईद ने दुरुस्त कहा कि इद्दत के दौरान निकाह गलत है। बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई का निकाह इद्दत के दौरान ही हो गया था। मुझे और बच्चों को निकाह या शादी का इल्म टीवी पर खबरों से हुआ। गजा से यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। इस्राएली मग़वियों और फलस्तीनी कैदियों का तबादला मरहलावार किया जाएगा। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक एक दिन में 10 इस्राएली मग़वी और 30 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा, जबकि 300 ट्रक खुराक, तिबी आलात और ईंधन गजा लाया जाएगा। इस्राएली मीडिया का कहना है कि यरगमालियों की रिहाई के लिए रेड क्रॉस के सदर ने कतर में हमास और इस्लामी जहाद के रहनुमाओं से मुलाकात की है। दूसरी जानिब इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा है कि मग़वियों की वापसी मेरी और जंगी काबीना की जिम्मेदारी है। मग़वियों की वापसी तक लड़ाई बंद नहीं करेंगे। अमेरिका की जानिब से यह दावा किया गया है कि हमास की कैद से यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त हुई है। व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी की तर्जुमान जॉन कर्बी ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि हमास मुआहदे के बाद जल्द अमरीकी शहरियों को रिहा करेगा। अमरीका पर उम्मीद है कि हमास से जल्द मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना है कि जंग के अख्ताम पर फलस्तीनी रियासत का क़याम देखना चाहते हैं। वाज़ेह उसूल के तहत गजा के इलाके में कमी नहीं होनी चाहिए, किसी फलस्तीनी को गजा से बेदखल न किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि कोशिश है गजा में कम से कम जानी नुकसान हो और ज्यादा इंसानी इमदाद भी पहुंचाई जा सके। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया ने जंगबंदी मुआहदे के करीब पहुंचने का इंदिया दे दिया। एक बयान में इस्माइल हनिया ने कहा है कि हम जंगबंदी के एक मुआहदे तक पहुंचने के बहुत करीब हैं। हमास ने अपना मौकिफ कतर के भाइयों और सालिसों को पहुंचा दिया। इस हवाले से खबरी इदारे के FPA के मुताबिक जराए ने बताया है कि जंगबंदी की इब्तदाई 5 रोजा आरजी मुआहदे में जमीनी सीज फायर और जनूबी गजा में इसराइल की फजाई हमलों को भी कम महदूद में लाया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजव्वजा मुआहदे के तहत 300 फलस्तीनियों को इसराइली जेलों से रिहा किया जाए, जिनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। इस हवाले से कतरी वजीर आजम ने अपने एक बयान में भी कहा था कि कुछ यरगमालियों की रिहाई के बाद आरजी सीज फायर मुआहदे में मामूली मसाइल भी हैं। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम शेख अब्दा अली इदरीस इंतकाल कर गए हैं। सऊदी अरब के मीडिया के मुताबिक शेख अब्दा अली इदरीस हुजरा मुबारका की देखभाल पर मामूर थे। शेख अब्दा अली इदरीस मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खोलने, बंद करने, रोशन और मुअत्तर करने की भी जिम्मेदारियां उठाए हुए थे। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम शेख अब्दा अली की नमाज जनाजा आज मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बाद अज़ मग़रिब अदा की जाएगी। खबर आपको दें कि हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश में खाने पीने की अशिया के लिए हलाल सर्टिफिकेट पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बीजेपी के ज़ेरे हुकूमत उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ एक नई मुहिम का आगाज हुआ। 17 नवंबर 2023 को हलाल सनद देने वाले इदारों के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज पुलिस थाने में एक FIR दर्ज हुई। हलाल सर्टिफिकेट के खिलाफ FIR लखनऊ के रिहायशी शैलेंद्र कुमार शर्मा ने दर्ज करवाई थी। FIA के नतीजे में योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेट पर पाबंदी आयद कर दी। यूपी हुकूमत ने हलाल सिंधी याफ्ता खाने पीने की अशिया की तैयारी, जखीरा, तकसीम और फरोख्त पर भी पाबंदी आयद कर दी। उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने अपने हुक्मनामे में हलाल अशिया की बरामदात को मुस्तस्ना करार दिया। FIR में उलमाए दीन को अवाम में तसादुम फैलाने का इल्जाम लगाकर भी निशाना बनाया गया। जमीयत उलमाए हिंद ने उत्तर प्रदेश की हुकूमत के लगाए गए इल्जामात की तरदीद करते हुए फैसले की भरपूर मजम्मत की और कहा कि हलाल सनद हासिल करना या ना हासिल करना खरीदार और मैन्युफैक्चरर्स के अपने इंतखाबात का मामला है। हलाल सर्टिफिकेट सारिफिन की बड़ी तादाद को ऐसी मसनूआत के इस्तेमाल से बचाता है जो वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर नहीं इस्तेमाल करना चाहते। जमीयत उलमाए हिंद के मुताबिक जो लोग हलाल सर्टिफिकेट वाली मसनूआत इस्तेमाल नहीं करना चाहते वो उनका इस्तेमाल ना करने के लिए आज़ाद हैं।
इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अपने सीनियर रिपोर्टर अली असगर भट्टी से। जी अली असगर, सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी, हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश पे खाने पीने की अशिया पर लाल सर्टिफिकेट पर पाबंदी आयद कर दी। बीजेपी के ज़ेर हुकूमत उत्तर प्रदेश मुसलमानों के खिलाफ एक नई मुहिम का आगाज कर दिया गया। 17 नवंबर 2023 को हलाल सनद देने वाले अदारे के खिलाफ लखनऊ में हजरतगंज पुलिस के थाने में एक FIR दर्ज हुई। हलाल सर्टिफिकेट के खिलाफ FIR लखनऊ के रहायशी चिंगड़ कमार सानिया ने दर्ज करवाई। FIR के नतीजे में हलाल सर्टिफिकेट पर पाबंदी आयद कर दी। यूपी हुकूमत ने हलाल सर्टिफिकेट के खाने पीने की अशिया के तैयार ज़ख़ीरा तक़सीम फरोख्त पर भी पाबंदी आयद कर दी। उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने अपने हुक्मनामे में हलाल अशिया के बराए बरामदात की मुस्तस्ना करार दिया। FIR में उलमा दीन को आम तसादुद में फैलाने का इल्जाम भी निशाना बनाया गया। जमात उलमा उत्तर प्रदेश की हुकूमत के लखनऊ के इल्जामात की तब्दील करने का फैसला भी किया गया और भरपूर मजम्मत करते हैं। हलाल सनद के हासिल करता या ना करना खरीदार मैन्युफैक्चर अपना इंतहाब मामला खुद करेंगी। जमीयत उलमा हलाल सर्टिफिकेट साइफिन की बड़ी तादाद में ऐसी मसनूआत के इस्तेमाल से बचाती हैं जो मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर इस्तेमाल नहीं करना चाहते। जमीयत उलमा जो लोग हलाल सर्टिफिकेट की मसनूआत पे इस्तेमाल नहीं करना चाहते वो इस्तेमाल ना कर आज़ादी है उनको। इंडिया में इन दिनों में बहुत सी चीजें को मौसर इस्तेमाल के लिए होते हैं, लेकिन जो मुसलमानों के साथ मुल्की और गैर मुल्की साइफिन के लिए नाकाबिले कबूल है। हिंदुस्तान सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के फैसले के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल देखने में आया है। अगर पाबंदी लगाई गई तो उत्तर प्रदेश में बैनुल-अक़वामी कंपनियों पर भी लगाई जाए जो हलाल के ब्रीफ बरामद करती हैं। उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने हलाल के खिलाफ फैसला इंतहाई काबिल मज़म्मत और मौसर इक़्तिदार किया। योगी फैसले पे मोदी सरकार की इंतहा पसंदी और मुसलमान दुश्मन पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है। वर्गलाए गए इन इंतखाबात से पहले मोदी सरकार दूसरी रियासतों पे भी इस किस्म की पाबंदियां आयद करनी चाह रही है। मुबस्सिरीन का कहना है। जी, बहुत शुक्रिया अली असगर भट्टी तफसीलात से आगाह करने के लिए। 1971 में बहारियों पर ढाए जाने वाले मजालिम की दास्तान 1971 की पाक भारत जंग तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत रखती है। खित्ते में हमेशा तेज दहशत गर्दी को फैलाने और दहशत गर्द तंजीम की पुष्टपनाही में भारतीय किरदार किसी से ढका छुपा नहीं रहा। 1971 में भारत ने मुक्ति बाहिनी जैसी दहशत गर्द तंजीम को मुहब्बे वतन पाकिस्तानी के खिलाफ हमलों में इस्तेमाल किया। दहशत गर्द मुक्ति बाहिनी ने निहत्ते मासूम लोगों खसूसन बहारी कम्युनिटी के मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों पर वो मजालिम ढाए जिसकी मिसाल नहीं मिलती। बहारी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले शेख मकीम भी इन मुतासरा पाकिस्तानियों में से एक हैं जिन्होंने पाकिस्तान की इज्जत और अजमत के लिए अपना सब कुछ लौटा दिया। मेंबर बहारी कम्युनिटी शेख मकीम अपनी आप बीती सुनाते हुए कहते हैं कि 25 मार्च 1971 को बंगालियों ने बगावत की और मुक्ति बाहिनी और इंडियन आर्मी के साथ मिल गए। मुक्ति बाहिनी इंडियन आर्मी के साथ मिलकर मशरकी पाकिस्तान खसूसन बहारियों पर हमलावर हुए। मुक्ति बाहिनी इंडियन आर्मी और बंगाली बागियों ने बहारियों की इमलाक और आबादियों पर हमला और कत्लेआम शुरू कर दिया। शेख मकीम ने बताया है कि कंजन नदी, बोगरा, ममंद सिंह, ढाका, राजशाही और पबना के लोग आज भी हमारे आज़्म और हौसले की गवाही दे रहे हैं। इंडियन मीडिया ने बहारियों की लाशों को इंटरनेशनल मीडिया पर दिखाया कि ये बंगालियों की लाशें हैं, जबकि वो मजलूम बहारियों की लाशें थी जिनको उन्होंने खुद कत्ल किया था। उन्होंने बताया कि इन 5.5 लाख बहारियों के कत्ल का इल्जाम पाकिस्तानी फौज पर लगाया गया जो कि पाकिस्तानी फौज को बदनाम करने की एक साजिश थी। 25 मार्च 1971 को ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स बंगाल रेजिमेंट बगावत की और उसके साथ मुक्ति बाहिनी के रूप में इंडियन आर्मी मशरकी पाकिस्तान पर हमलावर हुई। इनका निशाना सिर्फ मशरकी पाकिस्तान के बिहारी थे। मुक्ति बाहिनी, इंडियन आर्मी, बंगाल रेजिमेंट और EPR ने बिहारियों की आबादियों पर हमला शुरू किया, उनकी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, उन्हें कत्लेआम किया। मशरकी पाकिस्तान के 17 अजला में से तकरीबन 14 अजला में जितने बिहारी थे उनको शहीद किया गया। कंचन नदी,
बोगड़ा, मेमन सिंह, ढाका, राजशाही, पबना आज भी हमारे अज़्म और हमारे हौसले की गवाही दे रहे हो। इंडियन आर्मी ने बिहारियों की तैरती हुई लाशों को, इज्तिमाई कब्रों को, गली कूचों में सड़ी लाशों को इंटरनेशनल मीडिया को बावर कराया कि ये बंगालियों की लाशें हैं। लेकिन अगर उस लाशों को गौर से देखा जाए तो वो बिहारियों की लाशें थी, क्योंकि 5.5 लाख बिहारी शहीद किए गए। ये नाइंसाफी थी और अफवाज पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम करने की एक साजिश थी। गैर कानूनी अफगान बशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान ने हमेशा एक जिम्मेदार और बेहतरीन हमसाया मुमालिक होने का किरदार अदा किया, जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान ने जिस फराख दिली से अफगान बशिंदों को अपने मुल्क में पनाह देने के साथ साथ रोजगार के सारे मौके मुहैया किए, इस अमर को आलमी सतह पर सराहा गया है। 31 अक्टूबर की डेडलाइन खत्म होने के बाद सिर्फ गैर कानूनी अफगान बशिंदों का पाकिस्तान से महफूज और बाइज्जत इनकला यकीनी बनाया गया। अफगान बशिंदों की बाइज्जत तरीके से अफगानिस्तान वापसी के लिए दीगर इकदाम के अलावा उनकी आर्जी रिहाइश के लिए मुख्तलिफ अजला में तमाम सहूलियात से आरास्ता ट्रांजिट कैंप्स भी कायम किए गए हैं। चमन और तूरखम बॉर्डर पर रोजाना की बुनियाद पर हजारों अफगान बशिंदे अपने वतन वापस जा रहे हैं, पाकिस्तान की फराख दिली का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर मकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी से मुल्की मईशत पर मस्बत असरात भी मुरतब हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज 2292 गैर कानूनी अफगान बशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक कुल 2,40,175 गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। भारतीय मीडिया प्रोपोगेंडा और जाली खबरों में सब पर बाजी ले गया है। भारतीय मीडिया का करतारपुर के करीब डांस पार्टी को मजहबी रंग देने का प्रोपोगेंडा बेनकाब हो गया। भारतीय मीडिया ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान में सिखों की इबादतगाह करतारपुर पर डांस पार्टी मुनक्किद की गई। भारतीय मीडिया ने डांस पार्टी को रियासती सरपरस्ती हासिल होने का दावा किया, जबकि हकायक के बरक्स वो डांस पार्टी नहीं थी और करतारपुर से काफी दूर थी। पाकिस्तानी सिख बरादरी ने भारतीय मनफी प्रोपोगेंडे को मुस्तरद कर दिया। इस पर सरदार गोबिंद सिंह का कहना था कि सोशल मीडिया पर भारत की जानिब से मनफी प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तानी भाइयों पर करतारपुर के सामने डांस पार्टी करने का झूठा इल्जाम लगाया गया, जहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम अपने पाकिस्तानी भाइयों पर लगे इल्जामात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। चंद शरपसंद अनासिर नहीं चाहते कि हम आजादाना करतारपुर में मजहबी रसूमात अदा करें। 2018-2019 में भी यूरोपीय यूनियन और डिसइंफोलैब भारत की जानिब से जाली खबरों को मुस्तरद कर चुका है। दूसरों के खिलाफ जाली खबरें फैलाने वाले भारत में तवील अरसे से सिख जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। 1 जून 1984 को भारतीय फौज की जानिब से ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से सिखों की सबसे अजीम इबादतगाह गोल्डन टेम्पल पर हमला किया गया। भारत में जोर पकड़ती तहरीक खालिस्तान भी भारत में सिखों पर जुल्म की वाज़ेह मिसाल है। इस पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे सीनियर तजज़ियाकार एजाज डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनका मौक़िफ़ लेंगे। जी एजाज साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, भारतीय सरकार और भारतीय मीडिया का मकरू चेहरा तो पूरी दुनिया के सामने आया है। भारतीय मीडिया की मुनाफिकत और मकरू चेहरे का आपके मिसाल एक दे देता हूँ। अभी हालिया जो है नारोवाल के एक इलाके में कोई निजी किसी की कोई फंक्शन में डांस पार्टी करवा रहा था और उन्होंने सोशल मीडिया पे यहाँ पे किसी ने लगा ली, तो इन्होंने इनके भारतीय मीडिया, सोशल मीडिया और इनकी वो सरकार ने उसको उठाया और करतारपुर से जोड़ दिया। जी, करतारपुर जो कि सिखों की वहां पे एक जो उनकी इबादत का है सिखों की, वो उनका मुकद्दस मुकाम है कि वहां पे जनाब इन्होंने डांस पार्टी अंदर अरेंज कर दी। हालांकि वो करतारपुर वो जो एरिया है वहां से काफी दूर जाके बनता है, वो 25-30 किलोमीटर दूर था। वो सोशल मीडिया पर उन्होंने बड़ा एक उठाया हुआ, लेकिन वहां पे जो भारतीय पाकिस्तान के अंदर जो सिख है उन्होंने इस चीज को बड़ा मुस्तरद कर दिया। इनके सरदार गोबिंद सिंह है, उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि ये कुछ चंद शरपसंद अनासर जो है इंडियन, वो नहीं चाहते कि हम आजादाना तरीके से वहां पे अपनी इबादत जो है वो अदा कर सके। ये चाहते हैं कि यहाँ पे कोई हालात खराब किए जाए और कोई ना कोई इस तरीके से चीजें कर दिए। अच्छा, इंडिया
को ये समझ नहीं आती इंडियन मीडिया को और इंडिया की सरकार को कि जो वहां पे इन्होंने अकलीतों के ऊपर जुल्म ढाए इंडिया के अंदर, वो इनको नजर नहीं आता। जो इंडिया के अंदर इन्होंने मुसलमानों के बाद बाबरी मस्जिद ले लें, इसके अलावा बाकी जो इबादत गाहें मस्जिदों को शहीद किया इन्होंने, इसके अलावा सिखों के जो है गुरुद्वारे जो है इन्होंने वो गिराए नीचे, इसके अलावा और जो अकलीतें हैं उनको आप दे लें, इनके चर्च जो है मसीहों के वो इन्होंने गिरा दिए, वहां पे जमीन पोस कर दिए, उनको वो तो नजर नहीं आया और एक फेक और चाली कहानी बना के करतारपुर के साथ अटैच कर दी। मेरे ख्याल में इसमें इंडियन मीडिया को और इंडियन हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। झूठ की भी कोई हद होती है यार, ये तो झूठ बोलते जाते हैं। इस पे इनका चेहरा इससे ज्यादा मकरू क्या हो सकता है, इनकी इससे ज्यादा पूरी दुनिया के अंदर जग हंसाई क्या हो सकती थी कि जब यूरोपीय यूनियन ने 2018-19 में भी ये रिपोर्ट दी कि इंडिया गलत खबरों में और झूठी खबरों में टॉप पे जा रहा है, मतलब उन्होंने टोटल मुस्तरद कर दिया कि ये जितनी झूठ और बयानबाजी और मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं, ये इनसे बड़ा ड्रामेबाज कोई है। इसी तरह सिख जितने भी हैं यहाँ पे, सरदार गोविंद सिंह उनके लीडर हैं, इसके अलावा बाकी जितने सिख हैं उन्होंने यकजा जो है इनके तमाम इस मनफी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया। एजाज डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना था कि ये सब कुछ इंडिया का मन घड़त कहानी है जिसको वो मंजर-ए-आम पर लाने में एक बार फिर से नाकाम हुए हैं। नाज़रीन आपको बताएं कि अफगानिस्तान में ख़वातीन आज भी अपने बुनियादी हकूक़ से महरूम हैं। अफगानिस्तान में ख़वातीन के साथ इम्तियाजी सलूक की तहकीकात इंसानियत के खिलाफ जुर्म के तौर पर की जाए। UN माहिरीन के मुताबिक अफगानिस्तान में ख़वातीन और लड़कियों के हकूक़ की सूरत हाल 2002 से पहले के दौर की तरफ लौट गई है। तालिबान हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद ख़वातीन को अवामी ओहदों और अदलिया से मुकम्मल तौर पर खारिज कर दिया। पूरे मुल्क में ख़वातीन को दुनिया से अलग करके जेल जैसे हालात पैदा कर दिए गए। अफगानिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद ने ख़वातीन की ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर शदीद मनफी असरात मरातब किए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान में ज़चगी की मौत की शरह उसके तमाम 6 पड़ोसी ममालिक से ज्यादा हो चुकी हैं। अमरीकी इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के मुताबिक फरवरी 2023 में ख़वातीन डॉक्टर्स के ज़ेरे एहतमाम 4 तिबी मराकज़ बंद कर दिए गए। मई 2023 में तालिबान हुकाम ने ख़वातीन की सेहत के मसाइल को उजागर न करने की हिदायत भी दी। 1 लाख में 650 अफगानी नौमौलूद बच्चों की अमवात एशिया में सबसे ज्यादा हैं। इंटरनेशनल कमीशन फॉर ज्यूरिस्ट की रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान ख़वातीन के हकूक पर तालिबान का क्रैकडाउन मनफी तशद्दुद का बायस बन सकता है। सेक्रेटरी जनरल एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि ये बैनुल-अक़वामी सतह पर मुनज़्ज़म और वसी तर्ज के जराइम हैं। UN रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अंदाजे के मुताबिक तालिबान हुकूमत के इक़्तिदार के बाद 2025 तक 51,000 ज़चगी अमवात और 4.8 मिलियन गैर इरादी हमल का इम्कान हो सकता है। अफगान हुकूमत ने ख़वातीन की कम्युनिटी सर्विसेज को भी निशाना बनाया। जून 2023 में गैर मुल्की NGOs पर कम्युनिटी की बुनियाद पर तालीमी प्रोग्राम्स पर पाबंदी लगा दी गई है। मार्च 2022 में ख़वातीन पर बगैर महरम के सेहत मराकज़ में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। अमरीकी इंस्टीट्यूट ऑफ पीस का कहना है कि अगस्त 2021 में तालिबान की हुकूमत में आने के बाद मुल्क में ख़वातीन और लड़कियों के खिलाफ तशद्दुद में बातदरीज इजाफा हुआ है। सितंबर 2021 में ख़वातीन की वजारत उमूर को तबलीग और बुराई की रोकथाम की वजारत से तब्दील कर दिया गया। दूसरी तरफ अल जज़ीरा का कहना है कि तालिबान के इक़्तिदार में आने के 1 माह बाद ही अफगानिस्तान की कौमी ख़वातीन फुटबॉल टीम पाकिस्तान फरार हो गई। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगान ख़वातीन फुटबॉलर्स को हंगामी इंसानी बुनियादों पर वीज़े जारी किए गए, जबकि मकामी अफगान बशिंदों के मुताबिक खानदान तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर बेटियों की जल्दी शादी करते हैं ताकि उनको तालिबान फाइटर्स से शादी पर जबरदस्ती मजबूर ना किया जाए। The UN says the Taliban is implementing a system of total discrimination, exclusion and subjugation of women and girls. And while Afghan women's rights activists are calling the Taliban's hardline stance as a war against women.
اپنے لہو سے سرزمین وطن کی آبیاری کرتے ہوئے دہشت گردوں پر اپنی شجاعت و بہادری کی داغ بچانے والے لانس نائک تبسم الحق شہید نے یہ ثابت کر دیا کہ بہادر مشکلات میں گھبرایا نہیں کرتا اور ملک کے دفاع کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ بھی نہیں کرتا۔ لانس نائک تبسم الحق شہید ملک کے دفاع کی خاطر آخری گولی اور خون کے آخری قطرے تک لڑتے رہے۔ لانس نائک تبسم الحق شہید 19 اکتوبر 2023 کو شمال وزیرستان کے علاقے گڑیوم میں دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت کے اعلیٰ رتبے پر فائز ہو گئے۔ لانس نائک تبسم الحق شہید نے سوگواران میں والدہ، بیوہ اور بہن بھائی چھوڑے۔ لانس نائک تبسم الحق شہید کے ورثہ نے اپنے احساسات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے پیارے کو کبھی نہیں بھول سکتے، یہ نہ ختم ہونے والا دکھ ہے۔ شہید کے بھائی کا کہنا تھا کہ والد کی وفات کے بعد ہم نے اس کو بہت پیار سے پالا، ہمیں بہت خوشی ہے کہ بھائی نے ملک و قوم کے لیے قربانی دے کر شہادت کا رتبہ پایا۔ جب ہم چین کی نیند سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جوان بارڈر پر ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج اگر ہمارا ملک محفوظ ہے تو ہمارے شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے ہے۔ پاکستانی عوام سے گزارش ہے کہ اپنے شہداء کی قدر کریں اور ان کا خون رائے گاہ نہ جانے دیں۔ والدہ شہید کا کہنا تھا کہ میٹرک کر کے میرا بیٹا فوج میں بھرتی ہو گیا تھا، میرا بیٹا ڈیوٹی کر کے بہت خوش ہوتا تھا، مجھے فخر ہے میرے بیٹے نے اپنے ملک کی خاطر جان کی قربانی کی۔ بیوہ شہید کا کہنا تھا کہ ان کی بہت یاد آتی ہے، وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے، مجھے ان کی شہادت پر فخر ہے، ان کی یادیں ہمیشہ ساتھ رہیں گی۔ یہ ملک شہداء کی قربانیوں سے بنا ہے، پاکستان کی قوم اتنی بزدل نہیں کہ دہشت گردوں سے ڈر جائے گی۔ بہن شہید کا کہنا تھا کہ بھائی مجھ سے اور بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمارے بھائی کی شہادت کو قبول کریں۔ ہم تو یاد بول ہی نہیں سکتے، نہ ختم ہونے والی بات ہے۔ اس کی شہادت جو ہے نا، یہ سمجھ لیں پہلے سے ہم نے قبول کر لی تھی۔ والد صاحب کی وفات کے بعد ہم نے اس کو اپنے بچوں کی طرح پالا ہے۔ بچپن میں جس طرح اس نے زندگی گزاری ہے یا گھر کا ماحول تھا، وہ فوج میں بھی اسی طرح ہی رہا ہے۔ شہادت کا رتبہ پایا ہے، اس ملک اور قوم کی خاطر اس نے قربانی دی ہے۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے ملک قائم و دائم ہے۔ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو یہ کبھی بارڈر پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی سردیوں کی رات میں جاگ رہے ہوتے ہیں، ہماری خاطر جاگتے ہیں۔ پاکستانی عوام سے ہماری یہی گزارش ہے، آج اگر ہمارا ملک محفوظ ہے تو ان شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے ہے۔ ان شہداء کی قدر کرو اور ان کا خون بیگاہ نہ ہونے دو۔ پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ میٹرک پڑھی تو فوج بھرتی ہوئی، میرے واسطے فروٹ تنخواہ پوری چلی، ڈیوٹی دینے بڑا خوش ہونا سا، محنتی سا، آ کے کام کاج کرنا خوش اخلاق سا۔ لات وہ یہ سینہ کٹنا پڑا، اپنے ملک کی خاطر جان قربان فخر عالم کہ اللہ تعالیٰ نے حکومت سے شہادت لکھی سی، آخر دنیا تے جانا ہے نا، پھر فخر ہے پاکستان اپنا ملک بچایا، اس اپنی جان قربان کر دی۔ ہماری شادی کو 6 سال اور 2 ماہ مکمل ہوئے تھے جس وقت ان کی شہادت ہوئی ہے۔ یادیں تو بہت زیادہ ہیں، کبھی انہوں نے میرے ساتھ اونچے لہجے میں بات کبھی نہیں کی، گھر والوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ فرینڈلی ان کا ماحول تھا۔ جب بہت زیادہ یاد آتی ہے تو بے بس ہو جاتی ہوں، پھر اللہ پاک سے یہی کہتی ہوں کہ اللہ ان کی شہادت کو قبول کر، کیونکہ مجھے فخر بھی اس بات کا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ شہید زندہ ہے۔ بہت نرم دل انسان تھے وہ، تب اللہ پاک نے انہیں شہادت کا مرتبہ دیا، اور شہادت بھی ایسی دی ہے کہ لڑتے لڑتے شہید ہوئے ہیں۔ مجھے اس بات کا بہت زیادہ فخر ہے۔ مجھے کہتے تھے کہ میرے لیے دعا کرو کہ میں شہید ہوں، اور اللہ کی راہ میں شہید ہوں۔ میں کہتی ہوں کہ اللہ تو نے اس انسان کی خواہش پوری کیا، اب تیرا یہ کام ہے کہ تو ان کی شہادت کو بھی قبول کر۔ یہ ملک جو ہے قربانیوں سے بنا ہے، پاکستان کی قوم اتنی بزدل نہیں ہے کہ دہشت گردوں سے ڈر جائے گی، یا 1-2 نوجوان شہید ہو جائیں تو وہ ڈر جائے گی۔ ہماری ماں نے ایسے بچے پیدا نہیں کیے۔ بات تو اس کی ایسی تھی بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ جب کبھی آتا تو کال کرتا کہ آپ میں آیا ہوں، شام کو گھر آ جانا، اگر آپ خود نہیں آ سکتی تو بچوں کو بھیج دینا۔ جب بھی وہ ادھر
छुट्टी लेके आता था तो फिर सुबह शाम कॉल करते थे जिस दिन ये वाकया हुआ उसने भी शाम को कॉल की थी उस वक्त तो कैसे से सामान गिर गया है ऊपर, ऐसे दिमाग पे कुछ हुआ पता नहीं, समझ अभी तक नहीं आ रही। अल्लाह उसकी शहादत कबूल करे, अब वो तो कुछ नहीं सकता मैं इसके अलावा, हम तो दुआ ही कर सकते हैं। तकरीम शोहदा की मुनासबत से खसूसी तकरीब का इनेकाद। शोहदाए पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करने के लिए खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शोहदा के लवाहिकीन और मुल्क की दीगर नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। पाकिस्तान सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ अदलिया और वकला ने भी शोहदा के लिए खसूसी तकरीब में शिरकत की है। वकला और जजों ने सानिया 9 मई की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की। मिलिट्री कोर्ट्स की फाली पर भी जोर दिया। तकरीब के शुरका ने इजहार राय करते हुए कहा कि हमें हर लम्हा अपने शोहदा और हीरोज को याद रखना चाहिए। 9 मई को जो शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई, इसकी मुकदमात फौजी अदालतों में चलाए जाने चाहिए। क्या हमारी अदलिया में इतनी सकत है कि वो इतने बड़े मुकदमात के फैसले वक्त पर कर सकेगी, जबकि एक आम मुकदमे का फैसला करने में भी इतना वक्त लग जाता है कि इंसाफ तीसरी नस्ल को मिलता है। शुरका का कहना था कि मिलिट्री कोर्ट के बारे में ये बहुत गलत तासुब फैलाया जा रहा है कि उनमें सिर्फ सजा सुनाई जाती है और इंसाफ नहीं मिलता। फौजी अदालतों में भी मुलजिम को अपनी सफाई का पूरा मौका दिया जाता है, बेगुनाह को पूरी तरह बरी किया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि मुकदमा जल्दी हल हो जाते हैं। साबिक सिविल जज लाहौर माजिद बशीर का कहना था कि सिविलियन के नाम पर जो बहस की जा रही है, इस सिविलियन ने फौज के खिलाफ साजिश और दुश्मनी का लिबादा ओढ़ रखा है। पाकिस्तान में हमारे हुकूक की खिलाफ वर्जी करने और फौज को हमारा दिफा करने से रोकने के लिए बाकायदा एजेंडे के करके ये सिविलियन काम कर रहे हैं। सदर यूथ अलायंस कामरान सईद उस्मानी का कहना था कि मैं बतौर सदर यूथ अलायंस मिलिट्री कोर्ट्स की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करता हूँ। कोई भी सिविलियन अगर फौजी तनसीबात या अदारों पर हमला करता है तो इसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए, इसमें ऐसी कोई अनहोनी बात नहीं। तकरीब के शुरका ने मुश्तरका मुतालबा किया कि सानिया 9 मई के जिम्मेदारान को फौजी अदालतों में कड़ी सजा दी जाए। मारूफ गुलकारा सारा रजा खान ने भी शोहदा की यादगार में खसूसी नगमे पेश किए। शोहदा के लवाहिकीन और दीगर शुरका ने तकरीब के कामयाब इनकाद पर मुंतजमीन को भी खूब सराहा। जो उसको याद करें वो 9 मई की तरह हमारे जो शोहदा हैं उनकी जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उनकी जो यादगारें हैं, उनको जिस तरह से रैंसैक किया गया है, जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स ना करें। मैं माजरत के साथ, हमारे जुडिशल ऑफिसर्स भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या हमारी जुडिशरी में इतनी सकत है? जो आम केसेस के फैसले जो हैं वो जितनी देर और जिस हालात में होते हैं कि इंसाफ शायद तीसरी जनरेशन को मिलता है। गलत कॉन्सेप्ट है लोगों के दिमाग में कि मिलिट्री कोर्ट जो है उसमें इंसाफ नहीं होता और उसमें सिर्फ सजा होती है। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है और ये गलत फैलाया गया है। कोर्ट होती है, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट हो, चाहे सेशन कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट की अदालत हो। तो मिलिट्री कोर्ट में भी बाकायदा से ट्रायल होता है, मुलजम को पूरा सफाई का मौका दिया जाता है। मिलिट्री कोर्ट्स में क्विकली चलते हैं फैसले और 8, 10 दिन, 6 दिन, 5 दिन के अंदर मुकदमा हो जाता है। अगर कोई आदमी बेगुनाह है तो वो मिलिट्री कोर्ट से भी बरी हो जाता है। मिलिट्री कोर्ट में फेयर ट्रायल होता है। जो ट्रायल की कोशिश की जा रही है उस सिविलियन की, वो सिविलियन नहीं है। वो है तो सिविलियन, लेकिन उसने लिबादा पहना हुआ है आर्मी के खिलाफ साजिश करने का, इस मुल्क को तोड़ने का, आर्मी की इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला करने का, आर्मी को डिफेंस करने में रुकावट पैदा करने का, जो हमारे हकूक हैं इस मुल्क के ऊपर उसको सैबोटाज करने का एजेंडा लिए वो सिविलियन घूमता है। जैसे ही वो ये काम करता है वो सिविलियन नहीं रहता। मिलिट्री कोर्ट को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी रिकॉग्नाइज किया है। उन्होंने कहा इसका प्रोसीजर ठीक है। मैं शोहदा की फैमिली को कहता हूं कि इनका नाम आइंदा से, आज से गोल्ड स्टार फैमिली होगा। ये पाकिस्तान की गोल्ड स्टार फैमिली है। ये जहां आपको मिले इनको सलाम करें, इनकी इज्जत करें। आज इस कॉन्फ्रेंस का मकसद महज सिर्फ शोहदा को खिराजे तहसीम पेश करना नहीं है, हम नहीं कर सकते। I, Kamran Saeed Usmani, as President Youth Alliance, with the mandate of
youth leaders of all political and religious parties, I support the demand of military courts. बिल्कुल, I support the demand of military court. अगर कोई सिविलियन जो है वो किसी फौजी इदारे के ऊपर या फौजी तंसीबात पर अटैक करता है तो उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के अंदर होगा. कोई दुनिया में ऐसी अनहोनी नहीं है जो कोई पहली दफा होने जा रही है. जितनी भी दुनिया के अंदर नाम निहाद डेमोक्रेसीज हैं वहां पे फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस के ट्रायल हुए हैं. मिस्र को देख लीजिए, तुर्की को देख लीजिए, उसके बाद पाकिस्तान के पॉलिटिकल सेटअप्स के अंदर जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स बनती रही हैं. तो आज क्या प्रॉब्लम है? आप क्या समझते हैं 9 मई का वाकया हमारे लिए कोई बहुत हसीन चीज थी? दुश्मन हमारा वो नहीं कर सका जो हमारे अंदर के लोगों ने हमारे साथ कर दिया है. जो शोहदा की यादगारों को मॉन्यूमेंट्स के साथ जो जलालत की गई काबिले बर्दाश्त है? कोई कर सकता है आप में से बर्दाश्त? 9 मई का वाकया कोई आम सानिया नहीं था. मुल्क की सालमियत पे सबसे बड़ा हमला था. मैं तो समझूंगा ये 195% मैं इस बात पे श्योर हूं कि ये मुल्क की सालमियत पे सबसे बड़ा अटैक था. आपका जब दिल किया बनती रही फौजी अदालतें. आज जब शोहदा की फैमिलीज डिमांड कर रही हैं तो आज क्या प्रॉब्लम है? आज हम क्यों इस तरफ क्यों नहीं जा रहे? हम कंप्लीटली इस डिमांड को सपोर्ट करते हैं और हम शेखुपुरा के इलाके दोसहरा ग्राउंड में सीवरेज का नाकिस इंतजाम. सीवरेज पाइपलाइन की खराबी के बायस गंदे पानी ने ताजरों खरीदारों का जीना दोभर कर दिया है. हमारे रिपोर्टर महमूद बेग इस वक्त वहां पर मौजूद हैं. मजीद तफसीलात उनसे लेंगे. आज बिल्कुल हम इस वक्त मौजूद हैं नश्तर पार्क गिरजा ग्राउंड में, जहां पर सीवरेज निज़ाम की बदहाली की वजह से गंदा पानी जो है वो बाजार के अंदर तक पहुंच चुका है. जहां पर मर्दों ख़वातीन को ख़रीदारी के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी जानब जो नमाजी हैं वो मसाजिदों तक पहुंचने में शदीद मुश्किलात से दुचार हैं. हमारे साथ इस वक्त ताजर कम्यूनिटी के चंद जो यहाँ से गुजरने वाले अफराद हैं वो मौजूद हैं. उनसे जानते हैं कि क्या मुश्किलात हैं. जी क्या कहेंगे इंतजामिया? सर जी इंतजामिया ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੇ. ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ. ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ. ਦੇਖੋ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾਣਾ ਇੰਨੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਹੈ. ਛੱਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਲੰਘਦਾ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ. ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ. ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਦੇਖੋ ਸਰ ਜੀ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ बैक साइड पे. जी जैसा कि यहाँ के रहने वाले जो मुकीन हैं हम कोशिश करते हैं कि ये हमारे साथ बुजुर्ग नमाजी मौजूद हैं, मस्जिद में जा रहे हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. जी बाबा जी क्या कहेंगे इस हवाले से? आज इस हवाले से हम कहेंगे कि हम बहुत तंग हैं जी, पानी से बहुत परेशान है. हर घर में पानी घुसा हुआ है, हर दुकानदार परेशान बैठे हुए हैं, कारोबार बिल्कुल डेड हो चुका है. ये 4 दिन हो गए हैं और बड़ी परेशानी बनी है. हम नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कपड़े खराब हो रहे हैं. इनकी मेहरबानी हम पे को रहम किया जाए और इनकी बहुत मेहरबानी हम पे रहम करें और पानी को. आज बिल्कुल जैसा कि उनका यही कहना है कि डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा की जानब से शहर भर में जहां सफाई सुथराई का काम जारी है वहीं पर सीवरेज निज़ाम की बदहाली की वजह से लोग इंतहाई परेशान है. 4 दिन से यहाँ पर पानी जमा है और लोगों को खरीदारी में शदीद मुश्किलात का सामना है. उनकी आला हुकाम से यही मुतालबा है कि ये सीवरेज की बहाली के काम को जल्द अज जल्द सर अंजाम दिया. पेरुमल में पीपल्स पार्टी के कारकुनान अपनी ही यूसी चेयरमैन के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए. मामला है क्या, इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अली शेर बुख्ती से. जी अली शेर बताइएगा. पेरुमल प्रेस क्लब के बाहर पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, उन्होंने यूसी बारम्बरी के चेयरमैन लाल मोहम्मद संगरासी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया. उन लोगों का आइए उनसे जानते हैं उनके क्या मुतालबात है. मैं यूसी बारम्बरी का वाइस चेयरमैन हूँ. हमारा मुतालबा ये है जो यूसी बारम्बरी का चेयरमैन है लाल मोहम्मद संगरासी, इसको हटाया जाए और पीपी क़यादत को भी गुजारिश करते हैं इसको हटाया. जो आवाम का मसला है कोई भी इसका काम नहीं हो रहा है. आवाम जो है गरीब आ रहे हैं जा रहे हैं ऑफिस में, वो कभी कहता है मैं मीरपुर खास हूँ, कभी कहता है कराची हूँ, सो रहा है. आवाम जिन गरीबों ने वोट दिए रात दिन एक करके उनका कोई काम नहीं हो रहा है. अस्सलाम वालेकुम. मैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कामरेड हूँ और वर्कर हूँ, मैं बिलावल साहब भुट्टो बिलावल साहब से अपील करता हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिला सदर अली हसन हिंगोरजा साहब और अदीब मैडम शाहजहा चामरी साहबा को और जाम साहब को, माशूक अली चांडियो साहब को और नवीद डेरो साहब को. तो ये जो हमारे यूसी सांगर जिलों की यूसी बारम्बरी है, इसका चेयरमैन लाल मोहम्मद संगरासी जो करप्ट है, हम हमारी आवाम का ये मुतालबा है, इनको हटाना चाहते हैं और ये यूसी बारम्बरी का करप्ट चेयरमैन है, इसको हटाया जाए. का उम्मीदवार है अगले इलेक्शन के,
क्योंकि वो अगले इलेक्शन में हमारे पास आएंगे, हम आवाम ही उसको उनको वोट देंगे। इसमें अदीस शाहजादा मरी साहबा है, माशूक चांडो है, नवीद देरो है, जाम शबीर अली है, जो भी हमारे पास जो मुतवक्का उम्मीदवार है उनसे मुतालबा करता हूँ कि आए आज का ये एहतजाज का नोटिस लें और उसको नोटिस को बाकायदे लालमन से पूछें कि क्यों अवामी के क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि आने वाला इलेक्शन आनी है, उस पर ज्यादा गौर करना है हमें और पार्टी को जितवाना है। उन्होंने पीपल्स पार्टी के आला क़यादत से भी जो है ना ये अपील करते हुए कहा कि लाल मोहम्मद ठट्ठा में 12 साल गुजरने के बावजूद भी ट्रामा सेंटर की तामीर का काम मुकम्मल न हो सका। बर वक्त इलाज न होने के बायस कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे जुल्फ़िकार साटी से। जुल्फ़िकार बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ठट्टा मेन कौमी शाहरा के करीब ट्रामा सेंटर पर। इस ट्रामा सेंटर का संगे बुनियाद 2011 में पीपल्स पार्टी के साबका एमएनए अब्दुल वाहिद सुमरो ने रखा था। 12 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद इस ट्रामा सेंटर की तामीर का काम मुकम्मल ना हो सका। जिस ठेकेदार को इस ट्रामा सेंटर का ठेका दिया गया था, उस ठेकेदार ने इस ट्रामा सेंटर के अंदर हैवी मशीनें खड़ी करके इस ट्रामा सेंटर को वर्कशॉप में तब्दील कर दिया है, जबकि पुलिस स्टेशन साथ होते हुए नामालूम चोर ट्रामा सेंटर के अंदर से खिड़कियां, दरवाजे, कीमती सामान आसानी से चोरी करके ले गए हैं। और ये ट्रामा सेंटर जो जंगलात और खंडात का मंजर पेश कर रहा है। ठट्टा जिला में जो रोज के मामूल पर हादसा पेश आते हैं उनके फौरी इलाज के लिए जो है कोई सहूलत मैसर नहीं है और जख्मियों को कराची, हैदराबाद रेफर किया जाता है जो जिंदगी की बाजी रास्ते में हार जाते हैं। हमने जब ठट्टा के शहरों से बातचीत की, उनका कहना था कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि ठट्टा जिला में जो ट्रामा सेंटर है उसका काम मुकम्मल करके। अब रुख करते हैं हासिलपुर का। पेट्रोलिंग पोस्ट 69 सोलिंग हासिलपुर पर ड्राइविंग एंड लाइसेंस स्कूल का इफ्तिताह कर दिया गया है, जिससे मर्द हजरात के साथ साथ खवातीन भी ड्राइविंग सीख कर अपना लाइसेंस हासिल कर सकती हैं। मजीद इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अयूब साबिर से, जो इस वक्त पेट्रोलिंग पोस्ट पर ड्राइविंग एंड लाइसेंस स्कूल के इंचार्ज ताहिर हुसैन के हमरा मौजूद हैं। जी अयूब, मजीद तफसीलात बताइएगा, क्या है आपके पास? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि आज पेट्रोलिंग पुलिस पोस्ट 69 सोलिंग हासिलपुर पे जो है ड्राइविंग स्कूल एंड लाइसेंस स्कूल का जो है इफ्तिताह कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल के इंचार्ज ताहिर हुसैन भट्टी साहब। उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। सर, आज ड्राइविंग स्कूल और लाइसेंस का इफ्तिताह कर दिया गया है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हासिलपुर के बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग स्कूल का इफ्तिताह हो गया है और पूरे ज़िला बहावलपुर में एक वाइड चेक पोस्ट हमारी PHP 69 सोलिंग जहाँ पे ये सहूलत मिली है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे और यहाँ के अवाम को ये सहूलत दें, मियारी कोर्स करवाएंगे और इंशाल्लाह लाइसेंस भी जारी करेंगे। सर, ये कितने दिन का कोर्स है और इसके एडमिशन का तरीका कार क्या है? जी, इसके लिए एडमिशन के लिए जो कार मोटरसाइकिल का है वो 15 दिन का कोर्स है और LTV का 21 दिन का कोर्स है, 21 दिन का। और इसके अलावा इसकी जो शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए हमें वैलिड और एक तस्वीर चाहिए एडमिशन लेने के लिए और 5,000 रुपये इसकी फीस है सरकारी तौर पे जो कि बैंक ऑफ पंजाब में जमा होनी है। ये बेहतरीन ड्राइविंग सीखें और लाइसेंस हासिल करें। जैसा कि हमने ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल के इंचार्ज ताहिर हुसैन भट्टी साहब से मौक़िफ़ जाना तो उनको यही कहना है कि हासिलपुर की आवाम के लिए हमारा ये मैसेज है कि वो ड्राइविंग स्कूल हमारे पास आएँ, एडमिशन लें। निगरान वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी का अली-उस-सुबह पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। PIC अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वजीर आला मोहसिन नकवी ने मरीजों और तिमारदारों से बातचीत की, उनके मसाइल सुने। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज ज़राई से, जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी शहबाज, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी सुबह पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल के एमरजेंसी ब्लॉक के तोसी मंसूबे का तफसीली दौरा किया और जारी तमीराती सरगर्मियों का मुशाहिदा भी किया। मोहसिन नकवी ने अस्पताल के तीनों फ्लोर का मुआयना किया और जेर तमीर प्राइवेट वार्ड्स और कमरों में भी जारी कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने हदायत की कि प्राइवेट कमरों को मजीद कुशादा किया जाए। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि अपग्रेडेशन के बाद एमरजेंसी के बेड में इजाफा हो जाएगा। मरीजों और तीमारदारों की सहूलियात के लिए
LED स्क्रीन भी लगाई जाएंगी, जबकि 3 शिफ्ट में काम को अपग्रेडेशन और प्रोजेक्ट को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल भी किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला ने वार्ड में ज़ेरे इलाज मरीजों की इयादत भी की और उनसे खैरियत दरियाफ्त की। मोहसिन नकवी ने मरीजों और तीमारदारों से बातचीत की, उनके मसाइल सुने। मोहसिन नकवी ने नौजवान की तरफ से अस्पताल में नारवा सलूक और पैसे लेकर दाखिल होने की शिकायत पर फौरी कार्रवाई की हिदायत भी की, जबकि बुजुर्ग मरीज की तीमारदारी की जानिब से कैंटीन पर ओवर चार्जिंग की शिकायत पर नोटिस लेते हुए AC मॉडल टाउन को ओवर चार्जिंग की शिकायत पर फौरी कार्रवाई का हुक्म भी दिया। सूबाई वजीर हेल्थ जो है डॉक्टर जवेद अकरम, सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी तमीरात व मौसूलात, कमिश्नर स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PIC डॉक्टर अंजम जलाल, MS डॉक्टर तहसीन और मुतलका हकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया शहबाज नाइन तफसीलात से आगाह करने के लिए। महकमा माहौलियात रेस्क्यू 1122 और वासा की जानिब से फिजाई आलूदगी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। स्मोक का सबब बनने वाली फैक्ट्रियों पर छापा भी मारा गया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर उस्मान मुगल से, जो इस वक्त वाहगा टाउन मोमनपुरा रोड पर असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा माहौलियात के साथ मौजूद हैं। जी उस्मान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए फ़ज़ाई आलूदगी की, तो फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनने वाली जितनी भी फैक्ट्री थी, आज उनके ऊपर रेस्क्यू की तरफ से ऑपरेशन भी किया जा रहा है। हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर जो लाहौर ऑफिस के वो मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये हमें क्या। अच्छा इमरान साहब बताइएगा कि जितनी भी फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनने वाली फैक्ट्रीज हैं, पटा जा रहा है, कैसे ऑपरेट किया जा रहा है, आज इनके ऊपर कैसे ऑपरेशन किया जा रहा है? इधर आ जाए। वो तमाम फैक्ट्रियाँ जो स्टील री रोलिंग मिले हैं या फर्नेसेस हैं, अगर वो सिस्टम के बगैर चल रही हैं, पोल्यूशन कंट्रोल करने वाले सिस्टम, तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त ऑपरेशन किया जा रहा है। उसमें पानी के साथ वो फ्लडिंग की जा रही है, पानी के साथ उसके ऑपरेशन को रोका जा रहा है। इसके अलावा जो रिपीटेड ऑफेंडर हैं उनको जो है वो उनकी भट्टियों को आज गिराया भी है, एक भट्टी को हमने गिराया भी है। तो इनके साथ सख्त आनी हाथों से निपटा जाएगा, जो भी पॉल्यूटर्स हैं, जो भी वायलेशन कर रहे हैं। अच्छा मज़ीद बताइएगा, क्या ये फैक्ट्री पहले भी सील हो चुकी थी, उसके बाद दोबारा इन्होंने खुद डी सील की, क्या इसका प्रोसेस? इन्होंने सील तोड़ दी है उसकी बिना पर, क्योंकि वायलेटर्स हैं ये हमने इसे जो है सील किया था जुमे वाले दिन, और उससे एक दिन पहले रात को सील किया था। इन्होंने जो है सील तोड़ के चला लिया है, तो अब उसे जो है पानी के ज़रिए इनकी जो भट्टी है उसमें पानी मारा जा रहा है ताकि इसके ऑपरेशन को स्टॉप किया जा सके। मज़ीद इनके ऊपर क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? मज़ीद ये अगर ये नहीं रुकेंगे तो फिर हम डिमोलिशिंग की तरफ जाएंगे। हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर अली इमरान साहब मौजूद है। इनका ये कहना है कि ये सील की गई थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने खुद इसको डी सील किया। आज इसके ऊपर जो है पानी के ज़रिए इनकी जो भट्टी है उसको डिमोलिश किया जा रहा है। अगर ये दोबारा इसी तरह से वायलेट करेंगे तो दोबारा इनको डिमोलिश की तरफ जाएंगे। हमारे साथ फैक्ट्री के ओनर भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अच्छा आप बताइए कि एक मिल सील की गई थी कार्बन की वजह से, आप दोबारा इसको खुद ही डी सील किया, क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि आप मजदूरों को खाना खिलाएं ना 2 वक्त का, तो हम इसको 2 में बंद कर देंगे। जो कहना चाहते हैं, क्योंकि ये आपका मौक़िफ़ है, हुकूमत आपको। मैं हुकूमत से कह रहा हूँ ना, चीफ मिनिस्टर से कह रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर से कह रहा हूँ, IG पंजाब से कह रहा हूँ, इन बंदों का कुछ सोचे ना, इनको खाना दें 2 वक्त का, हम इसको 2 साल बंद कर देंगे। अच्छा, इनका ये कहना है कि आप ECS आलात लगवा लें, आपको पूरी परमिशन है। सर लगवा लेंगे, कोई हमें कोई सहूलत भी तो दे ना गवर्नमेंट। लोगों लोन नहीं दे रहे, नहीं दे रहे ना, कुछ भी नहीं दे रहे, ऊपर से कारोबार भी नहीं चलने दे रहे। ये फिर खुद सरिया पूरा करे ना पाकिस्तान का, इतनी है। हमारे साथ फैक्ट्री के ओनर भी मौजूद है, जिनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि ये जो मजदूर लगे हैं, इनका जो चूल्हा ठंडा किया जा रहा है, इनको इसके मुतबादल भी कोई। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर की हिदायत पर SSP डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी के हुक्म पर इन्वेस्टिगेशन पुलिस से जनूबी छावनी की कार्रवाई हुई। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए हैदरी डकैत गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान इन्वेस्टिगेशन विंग ज़ख़म अब्बास के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़मान में हैदर उर्फ हैदरी और साथ ही अब्दुल रहीम शामिल है। मुल्ज़मान से शहरियों से छीने गए 10 मोबाइल फोन, नकदी और नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। मुल्ज़मान को जदीद टेक्नोलॉजी CCTV कैमरों की मदद से गिरफ्तार किया गया है। मुल्ज़मान गन पॉइंट पर गलियों शाहराहों पर शहरियों को लूट लेते थे। उन्होंने दौरान तफ्तीश मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया है। DIG इमरान किश्वर का कहना है शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह है।
डिफेंस कार हादसे में 6 अफराद की हलाकत के बाद लाहौर शहर के तमाम थानों की हवालातें कम उम्र ड्राइवर्स और बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों के साथ भर चुकी हैं। बच्चों के वालिदैन बहन भाई थानों के बाहर अपने लुख्ते जिगरों से मिलने के लिए तड़पते रहे। पुलिस मजीद क्या कार्रवाइयां कर रही है, मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपनी चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? देखें, चंद रोज कबल डिफेंस के इलाका में कार एक्सीडेंट में 6 अफराद की हलाकत हुई थी। उसके बाद शहर लाहौर के जो नौजवान थे जिनके पास लाइसेंस नहीं था या कम उम्र बच्चे थे, उनके लिए वबालो जान बन गए। मैं बताता चलूं कि कम उम्र बच्चे जो अपने घर के अंदर अपने वालिदैन की गाली बर्दाश्त नहीं करते थे, पुलिस उनको पकड़कर थप्पड़ भी मारती है और बाकायदा तौर पर हवालात में बंद भी रखती है और उनकी जमानत भी करवाई जा रही है वालिदैन की जानिब से। सबसे बड़ा नुकसान कम उम्र बच्चों को ये हो रहा है कि उनका CRO रिकॉर्ड बन रहा है। जिस तरह से क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात की जाए तो क्रिमिनल रिकॉर्ड जब किसी का भी बन जाए तो ना वो सरकारी नौकरी कर सकता है, ना ही किसी दूसरे ममालिक का सफर कर सकता है, ना ही कोई ऐसी जॉब कर सकता है जो कि सरकारी जॉब हो। तो उसी पर अगर लाहौर की हवालातों की बात करें तो लाहौर की कोई भी ऐसी थाने की हवालात नहीं है जिसके अंदर तकरीबन 40 से 50 नौजवान और बच्चे मौजूद ना हो। नौजवानों के हवाले से तो चलो देखा जाता है कि नौजवान जो 20, 22, 25 साल की उम्र के लड़के हैं वो तो हवालात बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन 10-10 साल के बच्चों को धड़ाधड़ बेर बकरियों की तरह जो है वो हवालात में रखा गया है और ना पानी ना खाना। और उनके जो वालिदैन बहन भाई रिश्तेदार हैं वो थाने के बाहर जो बेचारे अपने लखते जिगर से मिलने के लिए मुलाकात करने के लिए जो है वो इंतजार में है। वहां पर मौजूद संतरी जो होते हैं थाने के, वो उनसे रिश्वत लेकर उनकी मुलाकात करवाते हैं। छोटी उम्र के ये बच्चे हैं जिनको मोटरसाइकिल चलाने के जुर्म में जो गिरफ्तार किया गया है और बाकायदा ये कहा गया है कि कम उम्र बच्चे को जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस जब मिलेगा तब जाके ये मोटरसाइकिल चलाएगा, क्योंकि 18 साल जब इसकी उम्र होगी तब जाके इसका शनाख्ती कार्ड बनेगा, फिर उसके बाद इसका लाइसेंस बनेगा। लाहौर की सड़कों पे कर्फ्यू का समा है कि शहरी जो है वो मोटरसाइकिल चला नहीं सकते। कोई इमरजेंसी की सूरत हाल देखी जा रही है तो जिस तरह से लोग अपने प्यारों को अस्पताल शिफ्ट करते हैं बीमारी की अलामत में, तो वो भी जो है वो रास्ते में पकड़े जाते हैं। ट्रैफिक वार्डन और लाहौर पुलिस की जानिब से किसी किस्म की कोई भी जो है वो ऐसी छूट नहीं दी जा रही, ना ही उनके साथ कोई ऐसा प्यार मोहब्बत वाला सलूक किया जा रहा है कि उनकी बात सुनने को तैयार हो कोई। हर थाने के बाहर जो है वो नाकाबंदी की गई है ताकि किसी मोटरसाइकिल को दूर दराज से थाने में बंद ना करना पड़े। जिस तरह से थाना गली शाहू थाना तफसीलात से आगाह करने के लिए। सेफ सिटी का धुआं छोड़ती गाड़ियों और कूड़े को आग लगाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 60 से ज्यादा गाड़ियों और कूड़े को आग लगाने वाले 15 अफराद को पकड़ लिया गया। तर्जुमान सेफ सिटी के मुताबिक गाड़ियों को आग लगाने वालों की निशानदही सेफ सिटी कैमरों से की गई है। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों अहम शाहराहों पर कैमरों से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। सेफ सिटी जराइम की रोकथाम के साथ माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए भी मसरूफ अमल है। शहरी जिम्मेदारी का सबूत देते हुए इर्द गिर्द स्मोक फैलाने वालों की इतला इमरजेंसी नंबर 15 पर दें। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद ने स्मोक को कंट्रोल करने के लिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। उन्होंने महकमा ट्रांसपोर्ट को हिदायत जारी की है कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 7,000 रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा। आपको बताएं कि सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद ने स्मोक को कंट्रोल करने के लिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया है। इसी पर मजीद अपडेट लेते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी आसिम राजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद है, उन्होंने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया है।
पहली दफा जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ी को 2000 रुपए का, उसके बाद 4000 रुपए का चालान होगा और ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 7000 रुपए तक चालान करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, जिस पर महकमा ट्रांसपोर्ट भी मुतहर्रक हो चुका है। और इनके जो मोटर व्हीकल एग्जामिनर और MMPI जो मोहम्मद इकबाल हैं, उन्होंने नाके लगाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। धुआं छोड़ने वाली जो पब्लिक व्हीकल है, बड़ी गाड़ियां हैं जिनमें ट्रक, मजदा, वैन्स और कोस्टे शामिल हैं, उनके जो धुआं छोड़ी गाड़ियां उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस पर मैं बताता चलूं कि सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ भी जो सूबाई वजीर इब्राहिम हसन मुराद है ट्रांसपोर्ट के, उन्होंने जो है वो बातचीत की है कि जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं वो सेफ सिटी अथॉरिटी के जो कैमरे हैं वो भी उसको रिकॉर्ड करके और उन पर जो है फौरी तौर पर महकमा ट्रांसपोर्ट को आगाह करेंगे और महकमा ट्रांसपोर्ट उन गाड़ियों को ढूंढकर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। इस पर जो है पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का इन्फोर्समेंट विंग भी जो है मुतहर्रक है और वो इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर रहा है। उनके जो निशानदेही पर, सेफ सिटी अथॉरिटी की निशानदेही पर जो है इनके MMPIs और डिप्टी MMPIs जो है वो भी सड़कों पर नाके लगाकर उन गाड़ियों को ढूंढ रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जो धुआं छोड़ रही हैं। इस पर जो है सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जवेद काजी जो है उन्होंने भी तमाम इजला में जो है तमाम सेक्रेटरी RTAs को, तमाम मोटर व्हीकल एग्जामिनर को जो है वो सख्त अहकामात जो जारी किए हुए हैं कि ऐसी गाड़ियां जो धुआं छोड़ रही हैं उनको किसी सूरत भी जो है। बहुत शुक्रिया आसिम राजा तफसीलात से आगाह करने के लिए। मिस्टर एंड मिसेज नदीम जट के बेटे उमर नदीम जट की दावत वलीमा में फैमिली, अजीज़ अकारब, दोस्त अहबाब, सियासी और कारोबारी शख्सियात के अलावा ब्यूरोक्रेसी और नामवर सहाफ़ियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। शुरका ने मिस्टर एंड मिसेज नदीम जट और उमर नदीम जट को मुबारकबाद पेश की और पुरसकून कामयाब अज़दवाजी जिंदगी के लिए दुआएं भी दी। दावत वलीमा निजी शादी हाल में मुनाकिद हुई, जिसमें महमूद अंसारी, चेयरमैन कोहिनूर TV, मलिक जहीर अब्बास खोखर, साबिक चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान बैतुल माल नासिर बेग, DSP पंजाब पुलिस फरकान महमूद, SHO जोहर टाउन माजिम भट्ट, वकास भट्ट, फैजान बिल्ला, निसार गुज्जर, मियाँ आबद, मियाँ जाहिद, नदीम डार, शाहिद भंडर, फैसल जट ने भी शिरकत की है। तमाम शुरका ने दुल्हा दुल्हन और उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश की, उनके मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। दावत वलीमा में पाकिस्तानी खानों से मेहमानों की तवाज़ी भी की गई। आपको बताएं, मिस्टर एंड मिसेज नदीम जट के बेटे उमर नदीम जट की दावत वलीमा में फैमिली, अजीज़ो अकारब, दोस्त अहबाब, सियासी और कारोबारी शख्सियात, ब्यूरोक्रेसी और नामवर सहाफ़ियों ने शिरकत की। शुरका ने मिस्टर एंड मिसेज नदीम जट और उमर नदीम जट को मुबारकबाद भी पेश की, पुरसकून और कामयाब अज़दवाजी जिंदगी के लिए दुआएं दी। दावत वलीमा निजी शादी हॉल में मुनक्किद हुई, जिसमें महमूद अंसारी, चेयरमैन कोहिनूर TV, मलिक जहीर अब्बास खोखर, साबिक चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान बैतुल माल नासिर बेग, DSP पंजाब पुलिस फरकान महमूद, SHO जोहर टाउन मौजम भट्ट, वकास भट्ट, फैजान बिल्ला, निसार गुजर, मियाँ आबिद, मियाँ जाहिद, नदीम डार, शाहिद भिंडर, फैसल जट ने शिरकत की। तमाम शुरका ने दुल्हा दुल्हन और उनके वालिदैन को मुबारकबाद भी पेश की, उनके मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। LDA वर्कर्स यूनियन ने इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया है। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नवाज लाहौर, ख्वाजा इमरान नजीर, सैयद तौसीफ शाह, राना रिंदुल रफा, मलिक जमशेद बिल्लो, शहबाज गौस और दीगर साथियों ने LDA दफ्तर में आकर इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज किया। सदर चौधरी काशिफ गुजर, सेक्रेटरी शाहिद जमाल बाकिर, चेयरमैन सैयद एहतशाम शाह, अब्दुल अजीज शिगरी, मलिक इम्तियाज, चौधरी रिजवान, शेख दानिश, सुहेल साबिर, नवीद अकरम, मलिक रमजान, फरियाद जट, मुदस्सिर, दीवान अयाज और दीगर वर्कर्स ने मुस्लिम लीग नून के लीडरान और वर्कर्स का इस्तकबाल भी किया है। LDA वर्कर्स यूनियन ने इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नवाज लाहौर, ख्वाजा इमरान नजीर, सैयद तौसीफ शाह, राना रिंदुल रफा, मलिक जमशेद बिल्लो, शहबाज गौस और दीगर साथियों ने LDA दफ्तर में आकर इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज किया। देखिए, मैंने अभी जैसे आपसे अर्ज की कि ये आम इलेक्शन नहीं है। पाकिस्तान को चलते उड़ते
फलते पाकिस्तान को, 2017 का पाकिस्तान जिसकी जीडीपी 6 पे थी, जिसमें आटा, चीनी, दाल, चावल की कीमतें कहां पर थीं, जिसमें महंगाई सिर्फ 2% पे थी, उस पाकिस्तान को, चलते पाकिस्तान को साजिश के तहत खराब किया गया और जिसकी वजह से आज पाकिस्तान का गरीब, पाकिस्तान का मजदूर, पाकिस्तान का किसान बदहाली का शिकार है। अगर उस वक्त पाकिस्तान को साजिश के तहत ना हिलाया जाता और नवाज शरीफ को ना गिराया जाता तो यकीन करें कि पाकिस्तान 2017 से आगे जाने की बात कर रहा होता। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त हम हर महकमे में 2017 वाले माहौल में वापस आने की बात कर रहे हैं कि आला 2017 में वापस आ जाएं। तो आप इससे अंदाजा करें कि नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद जो बेबरकती हुई है, तो अल्लाह के फजल से वो रहमतों वाला, वो बरकतों वाला मसीहा वापस आ चुका है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी, आज जो LDA वर्कर यूनियन है, उन्होंने हमारे कायद मोहतरम ख्वाजा इमरान नज़ीर जो कि जनरल सेक्रेटरी लाहौर हैं, उनको यहाँ पे मदऊ किया और उनका यहाँ पे आने का मेन मकसद भी यही था कि जो मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं उनको एक साथ खड़ा हुआ जाए। और ये वो वर्कर हैं जो मियाँ मोहम्मद नवाज के सिपाही हैं, चौधरी काशिफ गुज्जर हो, इत्तेशाम शाह हो, बाकर भाई हो, दीगर तमाम साथी हो, कोई ये नए नहीं है। और अब बड़ी अच्छी बात की है कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा डिलीवर किया है और डिलीवर उनके कायद मियाँ शहबाज शरीफ ने किया और ये पूरी टीम ने जो 2 साल खिदमत की है LDA की, उस खिदमत की बना के ऊपर जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपनी कैंपेन का आगाज़ किया है। तो इंशाअल्लाह ताला LDA जो है, LDA मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का पौधा है, मियाँ शहबाज शरीफ का पौधा है। हमारी प्रॉपर कैंपेन का आगाज़ शुरू हो गया और मैं अपने लीडरान का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आगे आज हमें हौसला अफजाई दी है, जिनमें ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, सैयद तसीर शाह साहब, शहबाज गो साहब और राना अब्दुल राफे जो मेरे छोटे भाई भी हैं। इन्होंने आज इस तरह के कैंपेन का आगाज़ किया है। हमारे दिलों में जो पहले था ना कि खून की शरियाने को थोड़ी सी हल्की फुल्की थी, आज इंशाल्लाह ताला वो 100% खुल गई हैं और कैंपेन पूरी ज़ोर से करेंगे और इंशाल्लाह ताला इन्हें जीत के दिखाएंगे। इधर भी नून लीग का ही गार्ड बनेगा और ये मैं इस तरह नहीं कह रहा, इंशाल्लाह ताला जब पिछली दफ़ा आए थे 2 साल की बड़ी कारकर्दगी थी, आज तनख्वाहें देख लें 125% तक तनख्वाहें बढ़ाई हैं। और अगर छोटी ईद है, बड़ी ईद है, आज तक LDA में अलाउंस नहीं मिलता था, हमने बेसिक पे लगवाई है कि अगर कोई गरीब है तो उसको ईद पे छोटी बेसिक पे मिले ताकि वो अपने बच्चों का वो राशन ले सके और कपड़े और बकरा ईद पे वो एक कुर्बानी कर सके। देखिए, मैंने अभी जैसे आपसे अर्ज की कि ये और न्यूज स्टूडियो से फिलवा के लिए इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।